हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से प्यारे से चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। कैसे हैं आप लोग? सारे लोग बढ़िया हैं। आप लोगों को मालूम है कि अभी आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है दोस्त ऊष्मागतिकी, है ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। अच्छा चलो थोड़ा सा इसके शाब्दिक अर्थ पे ध्यान देते हैं हम लोग। ऊष्मागतिकी इंग्लिश में तोड़ दें, हिंदी में तोड़ दें? हिंदी में तोड़ देते हैं, आ जाओ। इंग्लिश में भी इसका वीडियो अपलोड करेंगे थोड़ी ही देर में। ऊष्मागतिकी ये अलग अलग तो ऑलरेडी है ही। ऊष्मा का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, ऊष्मा, है ना। और यहां पर गतिकी का मतलब क्या होता है दोस्त? गति, है ना। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आप पढ़ते हो कि ऊष्मा गति कैसे करती है। ऊष्मा गति कैसे करती है आपको पहले पता है, मैंने पढ़ाया आपको। ऊष्मा गति कब करती है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आप एक वस्तु लिए हैं ए और यहां पर एक वस्तु लिए हैं बी और आपने इन दोनों को तापमान को, मान लो यहां पे तापमान T1 है, यहां का तापमान T2 है, मतलब दोनों ही वस्तुओं का तापमान जो है दोस्त अलग अलग है। जब दोनों वस्तुओं के तापमान अलग अलग हैं तो इनके बीच में एक तापांतर आएगा, ताप का अंतर आएगा। मतलब एग्जांपल ले लो ना, यहाँ पे अगर 30 डिग्री ही हुआ तो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो इनके बीच का ताप का अंतर जो है एटलीस्ट यहाँ पे तो 20 डिग्री सेल्सियस आना गया। तो जब दो वस्तुओं के बीच में ताप का अंतर आ जाता है और दोनों वस्तुएं संपर्क में आ जाएं तो उस समय ऊष्मा प्रवाह होना शुरू कर देता है। और वो सारी चीजें जहां आप पढ़ते हैं उसको, वो भौतिकी की शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी क्या है? ऊष्मागतिकी भौतिकी की वह शाखा होती है जिसमें हम ऊष्मा के बारे में बात करते हैं, तापमान के बारे में बात करते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में बात करते हैं और उसका अन्य विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं में रूपांतरण के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऊष्मागतिकी क्या है? ऊष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है। ऊष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? ऊष्मा के बारे में अध्ययन करते हैं, ताप के कंसेप्ट के बारे में सीखते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा के कंसेप्ट के बारे में सीखने हैं और साथ ही साथ ये ऊष्मीय ऊर्जा का विभिन्न प्रकार के ऊर्जाओं में रूपांतरण कैसे किया जाता है, कैसे होता है, ऊष्मा को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, ये सारी तरीकों के बारे में हम लोग सीखते हैं। और उस चैप्टर का नाम है जिसमें हम लोग सीखेंगे, भौतिकी की वह शाखा का नाम है जिसमें हम लोग ये सारी चीजें सीखेंगे, उसे क्या बोलते हैं दोस्त? ऊष्मागतिकी। ठीक है, ओके। तो आइए ऊष्मागतिकी में सबसे पहले हम आपको जो टॉपिक बताने वाले हैं दोस्त, वो सबसे पहला टॉपिक है तापीय साम्यावस्था, अंग्रेजी में थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है दोस्त, तो चलिए उसको हम वो करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है दोस्त, तापीय साम्यावस्था। क्या दोस्त? तापीय साम्यावस्था। इंग्लिश में अगर इसको बोला जाए तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। नोट करते जाएंगे हिंदी वाली चीजें, कॉपी कलम निकाल के रखेंगे, है ना, नोट करते जाएंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम, तापीय साम्यावस्था। ये तापीय साम्यावस्था क्या होता है सर? साम्यावस्था, समान अवस्था, तापीय, तापमान से रिलेटेड। मतलब यहाँ पे तापीय साम्यावस्था की बात जब भी हो रही है ना, कंपैरिजन हो रहा होगा, तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा होगा। हमारे पास दो बॉडी है, मान लो अभी फिर से वो बॉडी बनाएंगे। जैसे ये बॉडी हमारा ए है दोस्त और जस्ट इसके करीब में एक दूसरा बॉडी रखा हुआ है जिसे हम बॉडी नंबर बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? बॉडी नंबर बी, है ना। अभी क्या है कि हम दोनों को कनेक्ट करते हैं। हमने दोनों को क्या किया? कनेक्ट करिए। आपने पढ़ा है दोस्त कि जब इसका तापमान अलग होगा, जब इसका तापमान अलग होगा, दोनों के बीच में एक तापांतर आएगा तो ऊष्मा का प्रवाह शुरू हो जाता है। ऊष्मा का प्रवाह क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। हमने क्या किया? एक वस्तु बी ए ले लिया, दूसरी वस्तु हमने बी ले लिया और दोनों को एक चालक से कनेक्ट कर दिया, दोनों को एक दूसरे से हमने जोड़ दिया। और हमने क्या देखा कि यहां पर ऊष्मा का किसी प्रकार का कोई प्रवाह नहीं हो रहा है। हमने क्या देखा दोस्त कि एक वस्तु ए लिया था हमने, दूसरी वस्तु हमने बी लिया था, दोनों को जब हम लोगों ने सटाया, दोनों को एक दूसरे से जब हमने संपर्क में रखा तो उसमें किसी प्रकार का कोई ऊष्मा का प्रवाह नहीं हुआ। अर्थात ये वस्तु ए और ये वस्तु बी दोनों के दोनों तापीय साम्यावस्था में होंगे। ये दोनों के दोनों किस अवस्था में होंगे? तापीय साम्यावस्था में। बड़ा जनरल सा कंसेप्ट है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा माथा पच्ची लगाना ही नहीं है। ये थियरी वाला एक वीडियो अपलोड करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है ना न्यूमेरिकल्स वाले भी अपलोड करेंगे। आज ही 2 वीडियो अपलोड करेंगे हम आपका। यहाँ पे तापीय साम्यावस्था का मतलब क्या हुआ दोस्त? हमने 2 वस्तुएं ली, दोनों वस्तुओं को संपर्क में रखा
और देखा कि उसमें किसी प्रकार का कोई ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो रहा है। जब ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि सीधी बात है कि तापीय साम्यावस्था में ये दोनों वस्तुएं हैं। इसको दूसरे शब्दों में कैसे समझेंगे सर? इसको दूसरे शब्दों में समझा रहे हैं आपको। यही मैंने एक वस्तु ए ले लिया और यहीं पर मैंने एक वस्तु बी ले लिया, है ना दोस्त। अब हम दोनों को संपर्क में ला रहे हैं और दोनों को संपर्क में लाने के बाद कोई ऊष्मा नहीं जा रही है, ना ही इसमें से इसमें, ना ही इसमें से इसमें, कोई ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो रहा है। मतलब क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब तापांतर शून्य हो। जब तापांतर क्या हो? शून्य हो। याद रखिएगा दोस्त, हम आपको फिर से बता रहे हैं कि जब दो वस्तुएं हों, एक वस्तु ये, एक वस्तु ये, इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, तो ऊष्मा जो है अगर जोड़िएगा दोनों को तो 20 डिग्री वाला से ए से बी की ओर जाने लगेगा। मतलब हमेशा ऊष्मा का प्रवाह अधिक तापमान से कम तापमान की ओर होता है। और यहां पर बोला गया कि इसमें और इसमें तापमान दोनों के पास है लेकिन ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि किसी का भी तापमान ज्यादा नहीं है। ज्यादा होता तो ज्यादा से कम वाला में जाता, है ना। यहां पे भी तब तक प्रवाह होते रहेगा जब तक कि दोनों पर बराबर नहीं हो जाता। दोनों पर अगर 15-15 हो जाए ना, 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब समझ रहे हो बात को। अब ऊष्मा का प्रवाह बंद हो जाएगा। यहाँ पर भी क्यू का ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर 0 हो जाएगा। वैसे अवस्था में ये भी तापीय साम्यावस्था में आ गई हैं। तो दूसरे भाषा में आप इसको बोल सकते हैं दोस्त कि जब दो वस्तुओं का तापमान बराबर हो तो उनमें ऊष्मा का किसी तरह का कोई स्थानांतरण नहीं होता और वे दोनों वस्तुएं क्या होती हैं? तापीय साम्यावस्था में होती हैं। समझ रहे बात को? पकड़ आ रही बात? यस सर, आ रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? कैसे हिंदी में लिख सकते हैं, कैसे इसको लैंग्वेज टर्म में लिख सकते हैं? समझ में आ रही बात? क्या मैंने बोला फिर से एक बार समझ लो। दो वस्तुओं को लेते हैं आप, दोनों वस्तुओं को एक साथ संपर्क में रखते हैं, उनमें कोई ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, तो हम दोनों वस्तुओं को तापीय साम्यावस्था में बोल सकते हैं। क्या सर एक बार में दो ही वस्तुएं तापीय साम्यावस्था में हो सकती हैं? नहीं, आप अनेकों, आप बहुत सारी वस्तुओं को ले लो, एक साथ जोड़ दो और फिर भी अगर उनमें किसी तरह का कोई ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, अर्थात सारी की सारी वस्तुएं जो है तापीय साम्यावस्था में होती हैं। अब दूसरे शब्दों में सर इसको आप बहुत सारी वस्तुएं ले लो, सबका तापमान बराबर है, सबको एक साथ जोड़ दो और आप देखोगे कि उसमें भी किसी तरह का कोई ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, अर्थात सिंपल सी बात है, वो भी सारी वस्तुएं तापीय साम्यावस्था में होंगी। सर मतलब तो दोनों का है कि हम भी तो वही बोल रहे हैं, मतलब सबका वही है। समझ रहे बात को? आइए हम इसको लैंग्वेज में लिखते हैं थोड़ा सा, है ना। लैंग्वेज में लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना। आ जाओ, कैसा लैंग्वेज में लिखेंगे सर? जब दो तापमान वाली वस्तुएं, जब दो तापमान वाली वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो, क्या हो दोस्त? एक दूसरे के संपर्क में हो और उनमें कोई ऊष्मा का स्थानांतरण, कोई ऊष्मा का स्थानांतरण ना हो, तो उन दोनों वस्तुओं को क्या कहा जाता है? उन दोनों वस्तुओं को तापीय साम्यावस्था में कहा जाता है। उन दोनों वस्तुओं को क्या कहा जाता है दोस्त? तापीय साम्यावस्था में कहा जाता है। समझ गए बात को? आप इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि जब आपके पास 2-3 तापमान वाली वस्तु हो और सारे वस्तुओं का तापमान अगर एक ही हो तो उसमें भी किसी प्रकार की कोई ऊर्जा का या कोई ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है और वैसे भी अवस्था में तापीय साम्यावस्था कही जाती है। समझ रहे बात को? क्लियर है? अब जरा इसको नोट करो, नोट करने दीजिए, जल्दी पॉज करके नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए भाई। हो गया? चलिए मिटा दे। ठीक, इतना तो आपने देख लिया दोस्तों। अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम, ये भी जरा इंपॉर्टेंट है। जस्ट इसके बाद यह इसी से रिलेटेड है साम्यावस्था से।
उष्मागतिकी का शून्यवा नियम, शून्यवा नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, समझना है आपको, समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा, बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा तो, है ना। आ जाओ, उष्मागतिकी का शून्यवा नियम सबसे पहले किसने दिया था सर, आपको बता दें, 1931 ईस्वी की बात है। एक वैज्ञानिक का नाम था R.H. फाउलर। क्या नाम था? R.H. फाउलर, है ना। फाउलर, है ना, कहीं कहीं हम इसको ऐसे लिखते हैं हिंदी में फाउलर, फ्लावर नहीं, उसका नाम सुन के फ्लावर समझाए क्या, नहीं फाउलर समझे, फाउलर है ये, है ना। तो यहाँ पे हमने बोला कि 1931 ईस्वी में, देखो उष्मागतिकी का और भी नियम है, पहला नियम है, दूसरा नियम है, इन सब के काफी बाद ये नियम आया था। ये शून्यवा नियम है तो आपको लगेगा जैसे पहला वाला, नहीं, पहला नियम पहले दिया जा चुका था, दूसरा नियम बाद में दिया जा चुका था, है ना। लेकिन उसके काफी समय बाद ये वाला नियम आया जो कि बेसिक था ज्यादा, इसीलिए इसको शून्यवा नियम कहा गया, क्योंकि स्टार्टिंग तो 3, अगर तीसरा नियम कह दिया जाता तो स्टार्टिंग यही था। अब 3 नियम से आप शुरू तो कर नहीं सकते थे, और एक नियम पहले ऑलरेडी दिया जा चुका था, तो एक के पहले इसको ले जाना था, शून्यवा नियम इसका नाम दे दिया गया। समझ रहे बात को? आइए समझते इस ये है क्या। तापीय साम्य अवस्था से रिलेटेड ही कोई चीज है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बॉडी हम ले लेते हैं ए, यहाँ पे क्या लेते हैं, एक बॉडी ए। और दोस्त हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको ऑफ कर देते हैं, ये तो हेडिंग आप लोग देख ही चुके हैं। एक वस्तु ए ले लिया हमने, एक वस्तु हमने यहाँ पे ले लिया बी, और एक वस्तु हमने यहाँ पे ले लिया दोस्त सी। समझिएगा, फील करिएगा इसमें बातें क्या हो रही हैं। कहा गया कि ये ए और सी तापीय साम्यावस्था में है। कहा गया कि ये ए और सी किस अवस्था में है, तापीय साम्यावस्था में है, ठीक है। फिर कहा गया कि एक दूसरी वस्तु बी जो है वो भी सी के साथ तापीय साम्यावस्था में है। कौन साम्यावस्था में है? तापीय साम्यावस्था में, तापीय साम्यावस्था में है ना। ये बात ध्यान देना, क्या बोला गया, ए और सी तापीय साम्यावस्था में, इधर एक और वस्तु बी है जो सी के साथ ही तापीय साम्यावस्था में है। तो अब मुझे बताओ, क्या तुमको लगता है कि ये ए और सी तापीय साम्यावस्था में नहीं होंगे? अब बताओ मुझे। अरे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो सीधी बात है ये तो आपस में बराबर हो ही ना जाएंगे भाई। ये इसके साथ तापीय साम्यावस्था में है, ये भी इसके साथ तापीय साम्यावस्था में है, तो ये दोनों आपस में नहीं होंगे, एकदम होंगे। यही था जीरोथ लॉ, है ना। तो क्या होगा, ये भी तापीय साम्यावस्था में होंगे। कितना लॉलीपॉप था सर, बहुत ताप, एकदम से तापीय साम्यावस्था, है ना। हम इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, आ जाइए इसको लैंग्वेज में देखते हैं। यदि दो अलग अलग निकाय, अलग अलग निकाय, ध्यान दीजिएगा, यदि क्या जी, दो अलग अलग निकाय किसी एक ही निकाय के साथ तापीय साम्यावस्था में हो, तापीय साम्यावस्था में हो, तो वे आपस में भी, तो वे आपस में भी तापीय साम्यावस्था में होती हैं। आपस में भी क्या होती हैं दोस्त, तापीय साम्यावस्था में होती है। तो वे आपस में भी तापीय साम्यावस्था में होती हैं। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा, यदि दो अलग अलग निकाय किसी एक ही निकाय के साथ तापीय अवस्था में है, देखिए ये दोनों अलग अलग, ये भी अलग है, ये भी अलग है, लेकिन ये दोनों ही एक सीख से तापीय साम्यावस्था में है, तो ये आपस में भी क्या होंगी,
तापीय साम्यावस्था में होंगी। मान लेते हैं यदि इसका तापमान T1 था, इसका तापमान T2 था, इसका तापमान T3 था, है ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहां से जब ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा दोस्त कि सर ये T1 यहाँ पे ये T1 जो है दोस्त T3 के बराबर है, तभी ना ये तापीय साम्यावस्था में है। अच्छा, ये T2 और ये T3 ये भी बराबर है, तभी तो ये आपका तापीय साम्यावस्था में है। ये तापीय अभी मैंने बताया कि तापीय साम्यावस्था तभी हो सकती है जब दोनों का तापमान आपस में बराबर हो। ये दोनों का तापमान बराबर होगा तभी ये तापीय साम्यावस्था में है, इन दोनों का तापमान बराबर होगा तभी ये तापीय साम्यावस्था में है। तो अब देखो मेरे भाई, ये तापीय साम्यावस्था में है, ये भी तापीय साम्यावस्था में है, मतलब इन दोनों, इसका तापमान बराबर है, इसका तापमान बराबर है, T1 बराबर T3 और T2 बराबर T3, मतलब ये T3 आपस में बराबर है। तो क्या हई भाईजान आपस में बराबर नहीं होंगे? एकदम से होंगे। तो T1 जो है बराबर हो जाएगा T2 से, है ना। यही है जेरोथ लॉ, यही है ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। आप इसको नोट कर ले जरा, है ना। मैं इसको पहले शुरू में कर देता हूँ, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज करके लिख भी सकते हो। पॉज कर लो, पॉज कर ही लो, है ना। थोड़ा सा छोटा कर दूँ मैं इसको, ओके, है ना। चलो आ जाओ, आप इसको थोड़ा सा लिख लो, पहले आप इसको लिख लो, है ना। जल्दी से करो दोस्त, पॉज करो और लिखो, जल्दी से पॉज करिए और लिखिए दोस्त इसको। हो गया? थोड़ा सा कर दो ऊपर, ये साइड ऊपर कर दीजिए, ऊपर कर लो, ऊपर कर दिया। इसको पॉज करके लिख लो, लिख लिया? चलिए बिठार दें। चलिए अब हम लोग जो बात करेंगे दोस्त कि ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम एकदम क्लियर है, ओके। अब हम जो बात करेंगे दोस्त वो है कार्य एवं ऊष्मा में तुलना। कार्य एवं ऊष्मा में तुलना, कंपैरिजन इन वर्क एंड हीट। देखो चीजों को समझना है, थोड़ा चीजों को जो आप समझ लीजिएगा ना तो बहुत सारी चीजें आपको मतलब स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे हम क्या तुलना करना चाहते हैं, कार्य और ऊष्मा में क्या तुलना है ना। अच्छा एक बात बताओ, आप वस्तु के तापमान को बढ़ाना चाहते हो, वस्तु के क्या करना चाहते हो, ताप को बढ़ाना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, आग से गुजर जाना है। अच्छा चलो आ जाओ, क्या करना है यहाँ पे दोस्त, वस्तु के ताप को बढ़ाना है। और जब वस्तु के ताप को बढ़ाना है तो सबसे पहला वाला काम तुम क्या करोगे? पहला वाला काम सर पहले वाला काम तो ये हम करेंगे सर कि हम इसको पकड़ के गर्म करने लगेंगे। कैसे गर्म करोगे? चूल्हा पे रख देंगे सर, या भी उसको हम गैस पे रख देंगे सर, जहाँ मन तहाँ रख दें, लेकिन उष्मा देंगे सर। ओके सर, उष्मा दे दो, आप, आपकी इच्छा है सर, आपकी मर्जी, आप उष्मा दे दो। पहले क्या करोगे? उष्मा देकर, उष्मा देकर, देखिएगा ध्यान में, वस्तु के ताप को बढ़ाना है तो आपने पहला प्रक्रम क्या लिया? उष्मा देकर। आप उसको गैस पे गर्म कर दीजिए, आप उसको हीटर पे गर्म कर दीजिए, आप उसको जैसे चाहो वैसे करो, उष्मा दो और उसको गर्म करो, ठीक है। और दूसरा, उस वस्तु पर कार्य करके, उस वस्तु पर कार्य करके। ये क्या मतलब है सर? ये कैसे है? ये कैसे है? अभी समझाते हैं आपको ये कैसे है। आपको एक लोहा को गर्म करना है, आप लोहा के ताप को बढ़ाना चाहते हो तो आप दो तरीके से कर सकते हो। एक, लोहा को गर्म करने लगो, आग में, अंगीठी में, गैस पर गर्म करो, ताप बढ़ने लगेगा, तो पहला वाला प्रक्रम। दूसरा वाला जो है उसको पीटने लगो, उस वस्तु पर कार्य करो, पीटो उसको पकड़ के हथौड़े से, और पीट के देखो गर्म होता है कि नहीं होता है। ताप बढ़ता है दोस्त, ताप बढ़ता है। उष्मा देने से भी ताप बढ़ता है, वस्तु पर कार्य करने से भी ताप बढ़ता है। तो ताप बढ़ाने के लिए आप दो काम कर सकते हो। ताप बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो? काम, दो काम कर सकते हो। आप उसको उष्मा भी दे सकते हो और आप उस पर कार्य भी कर सकते हो। आप उस पर क्या कर सकते हो? उष्मा भी दे सकते हो, आप उस पर कार्य भी कर सकते हो। एक और, साइकिल का पंप देखे ना, साइकिल का पंप मारते हैं एकदम, बार बार हैंडल मारते 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 मारते, उस पर कार्य करने से साइकिल का पंप का जो टनल होता है, जो नली होता है, ट्यूब होता है, वो गर्म हो जाता है। आपने उष्मा दिया उसको? नहीं सर, नहीं दिया। क्या किया? आपने काम किया। तो आपके काम करने से भी वस्तुएं गर्म हो जाती हैं, वस्तुओं का तापमान बढ़ जाती है। समझ रहे बात को? तो इन सारे एग्जाम्पल्स को बहुत सारे जब आप देखिएगा तो आपको मालूम क्या चलेगा ना
कि चाहे वो कार्य हो चाहे वो ऊर्जा उष्मा हो, दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम एक ही है, दोनों ताप में वृद्धि करा रही हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। एक बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा को आप गैस पर गर्म करो, पिघल गया, पिघल गया ना भाई। आपने कैसे तापमान बढ़ा के, तापमान बढ़ाने से ही पिघला है, बट तापमान आपने उष्मा देकर पिघलाया है। अब वो पानी बन गया, उसको एक कटोरे में रख दीजिए। एक दूसरा हमने बर्फ लिया और उसको आपस में ऐसे ऐसे झिक 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 रगड़ने लगे। हमारे रगड़ने से भी तो वो बर्फ बनता है, उसको पकड़ के जोर से दबाएंगे ना फिर भी वो पानी बनता है। और उसको भी एक कटोरे में उसको रगड़ रगड़ के पानी बदल के हमने रख दिया। दोनों सेम टाइप के कटोरे थे। आपका आंख बंद कर दिया हमने और इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से कटोरी बोल दिया। और मैंने बोला कि पहचानो किसको तुमने गर्म करके अवस्था परिवर्तित किया था और किसको तुमने रगड़ के किया था। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मतलब यह है कि आप चाहे उस वस्तु पर कार्य करके उसका तापमान बढ़ाओ या फिर उसमें उष्मा देकर उसका तापमान बढ़ाओ, दोनों ही अवस्था में जब अवस्था परिवर्तित हो जाती है ना वस्तु की, तो आप पकड़ नहीं पाओगे, आप पता नहीं कर पाओगे कि हमने कौन सा उष्मा देके किया था और हमने उस वस्तु पर कार्य करके किया था। समझ रहे बात को? समझ आ रही बात? मतलब यह है कि कार्य जो है और जो उष्मा है दोनों एक ही चीज है और दोनों ऊर्जा है। कार्य और ये जो उष्मा है ये दोनों ऊर्जा है और दोनों से ताप वृद्धि होती है, दोनों से वस्तुओं की अवस्था परिवर्तन होता है। समझ रहे बात को? है ना? तो एक चीज हम इसमें लिखेंगे, जरा आप इसको नोट कर लो पहले, जरा इसको नोट करिए। आप नोट कर लिया दोस्त? है ना? चलो आ जाओ, इसको मिटा दें, चाहे साइड में भी लिख देते हैं, साइड में हम लोग लिख देते हैं उष्मा एवं कार्य दोनों ही ताप वृद्धि करती हैं, ताप वृद्धि करती हैं एवं इन दोनों से वस्तुओं की या वस्तुओं की अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। अवस्था को क्या किया जा सकता है दोस्त? परिवर्तित किया जा सकता है। समझ बात को? जल्दी नोट करें इसको, जल्दी से नोट कर ले दोस्त। हो गया? हटा दें? आइए अब आते हैं थोड़ा सा, जुल भाई साहब का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। जुल 1850 ईस्वी की बात है ना? इन्होंने उष्मा और कार्य दोनों का अध्ययन किया, बहुत प्रयोग किया, बहुत सारे विभिन्न पदार्थों पर प्रयोग किया। जैसे हमने वस्तु लिखा वहां पदार्थ आप लिख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों पर इन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद क्या रिजल्ट निकाला मालूम है? कि कार्य और उष्मा दोनों ही ताप वृद्धि करती हैं, दोनों ही वस्तुओं के क्या करती हैं दोस्त? ताप को बढ़ाती हैं। अब ताप को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है ना? जैसे मान लो कि हम किसी वस्तु के तापमान को या किसी वस्तु में ऊर्जा को या उष्मा को हम क्या करना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक वस्तु है ए, है ना? हम इसके तापमान को बढ़ाना चाहते हैं T डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं, राइज कराना चाहते हैं, तो आप इसको उष्मा दे दो या इस पर कार्य कर दो, कार्य कर दो, है ना? कितना उष्मा देना पड़ेगा? मान लो कि हमने इस पर 1 किलो कैलोरी उष्मा दिया। क्या उष्मा दिया दोस्त? 1 किलो कैलोरी दिया। तो 1 किलो कैलोरी जैसे ही हमने ऊर्जा दिया, इसमें T डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई। कितना उष्मा दिया? 1 किलो कैलोरी। हमने इस वस्तु को 1 किलो कैलोरी उष्मा दिया और इस उष्मा के कारण से उसमें T डिग्री सेल्सियस की ताप वृद्धि हो गई। अब सुनो, अब हम कितना कार्य करेंगे कि इस वस्तु का ताप वृद्धि उतना ही हो? तो उसने अध्ययन किया, प्रायोगिक अध्ययन किया और मालूम चला कि 4.18 गुना 10 के पावर
3 जूल यदि आप काम करते हैं तो जितना तापमान इतना उष्मा देने से वृद्धि होता है ना, उतना ही तापमान इतना कार्य करने से भी वृद्धि हो जाएगा। मतलब कि इतना उष्मा इतने कार्य के बराबर हो जाएगा। समझिएगा बात को हम क्या बोल रहे हैं। इस वस्तु के तापमान को बढ़ाना है, मान लो 2 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस जितना भी बढ़ाना हो, आपने उसको 1 किलो कैलोरी उष्मा दे दिया। 1 किलो कैलोरी उष्मा देने से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा होगा। मान लो 1 किलो कैलोरी उष्मा देने से कितना तापमान बढ़ा होगा? 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? तो प्रायोगिक अध्ययन से रिजल्ट है आपका जूल का 4.18 × 10⁻³ एक। अब यहां से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, खूबसूरत सा रिजल्ट, कि एक ये जो किलो कैलोरी उष्मा है, ये 1 किलो कैलोरी दोस्त उष्मा है ना, ये बराबर है 4.18 × 10⁻³ जूल के। अच्छा, 1 किलो का मतलब तो 1000 होता है। 1 किलो कैलोरी का क्या मतलब लिख सकते हो? 10⁻³ कैलोरी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 10⁻³ कैलोरी बराबर 4.18 × 10⁻³ जूल। हाई 10⁻³ से 10⁻³ खत्म। अब देखो यहाँ से 1 कैलोरी बराबर कितना जूल आ गया? 1 कैलोरी बराबर, ये पहले मैंने बताया होगा आपको, 4.18 जूल। आप इसको एकदम याद रखेंगे दोस्त, आप इसको एकदम याद रखेंगे कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। आप इसको जल्दी से नोट करें दोस्त। हो गया दोस्त? चलिए ओके। अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसमें एक रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे। हम क्या करेंगे दोस्त? इसमें एक रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे। आइए मिटा देते हैं इसको। यहाँ पे थोड़ा सा मिटाना क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ा के थोड़ा सा हम इसको शिफ्ट करते हैं। देखो टिंग टिंग टिंग, देखो अब क्या ना कि क्यू जूल उष्मा को, है ना, क्यू आपका है, क्यू ऊर्जा उष्मा को कार्य में बदलना है। क्या करना है? कार्य में बदलना है ना, क्योंकि आपने बोला कि सर दोनों एक ही हैं। हमने 1000 लिया था ना, 1000 उष्मा, 1000 उष्मा लिया था हम लोगों ने, ये क्यों था हमारा। अगर हमको इसको बदलना था कार्य में तो हमने क्या किया था? 4.18 × 10⁻³ किया था कि नहीं किया था? किया था ना। ये क्यों था? तो W बराबर आया था हमारा 4.18 × 1000। ध्यान देना बात को। अगर आपका उष्मा 1000 था, 1 किलो कैलोरी का मतलब होता है 1000 कैलोरी, है ना, तो 1000 कैलोरी को अगर वर्क में बदलना था, जूल में बदलना था, तो आपने क्या किया था? 4.18 में 1000 रख दिया था। मतलब कि आप ऐसे कर सकते हैं दोस्त, देखिए हम जो बोल रहे हैं वो पकड़िएगा। सिर्फ 1 किलो कैलोरी, है ना, मतलब कि 1000 कैलोरी, 1000 कैलोरी, और ये बराबर होता है 4.18 × 10⁻³ का मतलब 1000 जूल, है ना। ये क्यू है, ये क्या है दोस्त? क्यू है। और ये क्या है दोस्त? डब्लू है। ये क्या है दोस्त? डब्लू है। और ये 1000 तो आपके पास यहां भी है, तो आप इसको भी क्यू बोल सकते हैं क्योंकि ये भी क्यू है। तो डब्लू बराबर 4.18 इंटू क्यू, और यहां पर आ गया आपका जूल। यहां पर क्या आ गया? जूल। ये तो पूरा का पूरा यूनिट जूल में ही होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्य निकाल रहे हैं तो कार्य जूल में ही आते हैं। तो W बराबर 4.18 क्यू, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, W बराबर 4.18 क्यू। ये 4.18 क्या है? 4.18 इसी को कहा जाएगा परिवर्तन गुणांक। क्या कहा जाएगा दोस्त? परिवर्तन गुणांक। क्या कहा जाएगा दोस्त? परिवर्तन गुणांक। मूढ़ांक नहीं है, ये गुणांक है। ओ हो परिवर्तन गुणांक, इसको, है ना। आप इसको नोट करें, फिर कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे, और थोड़ी सी कहानी और बढ़ाएंगे हम लोग।
है ना। आइए अब आपने क्या देखा दोस्त, W बराबर क्या देखा, ये जूल भाई साहब ने किया था, ये किसने किया था भाई, जूल भाई साहब ने किया था। आपने क्या देखा कि W बराबर जो आया 4.18 Q। उन्होंने क्या कहा जूल भाई साहब ने कि W जो है J इंटू Q के बराबर होगा। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, दोनों को रिलेट करिए तो मालूम चलेगा कि यहां पर J जो है ना, ये परिवर्तन गुणांक 4.18 को ही कहा गया। और सर ये J को एक नया नाम दिया गया, जहां J बराबर ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ऊष्मा का कौन तुल्यांक, यांत्रिक तुल्यांक। इसका वैल्यू तो फिक्स है, यांत्रिक तुल्यांक। अब तुमसे कहा गया कि J का मात्रक क्या होगा, तो आप देखो यहां से J बराबर कितना हो जाएगा, J बराबर ये W का W है ना, और यहां से Q नीचे टूक Q आ जाएगा, है ना। और यहां पर देखो W का हो जाएगा जूल और इस ऊष्मा का हो जाएगा कैलोरी, तो जूल पर कैलोरी, तो J जो है यहाँ पर 4.18 जूल पर कैलोरी, है ना दोस्त। ये आप यहाँ से दिमाग में बिठा लो, ये बहुत सा सिंपल सा और बहुत आसान सा कंसेप्ट था। ये W बराबर 4.18 Q हमने अभी भी प्रूफ किया था कि नहीं किया था। अब ये 4.1 को ही अब W बराबर J इंटू Q कहा जाने लगा, मतलब कि J के जगह पर आप कोरिलेट करोगे तो मालूम चलेगा कि 4.18 ही है ना। तो 4.18 को हमने कहा था पहले परिवर्तन गुणांक। अब परिवर्तन गुणांक क्या होता है, क्या होता है, ऊष्मा को कार्य में परिवर्तन करने वाला गुणा, किससे गुणा किया जाए कि वो बदल जाए कार्य में, है ना। तो वहीं से हम लोगों ने निकाला इसको, W बराबर 4.18 Q। जूल भाई साहब ने कहा W बराबर J Q कहिए, तो हमने क्या कि ठीक है कह लेते हैं, और J का नाम रख दिया उन्होंने ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। फिर उन्होंने कहा कि J का वैल्यू, तो J का वैल्यू तो सीधे दिख रहा है 4.18 ले लिया। कहा गया मात्रक क्या लगाया जाए, तो मात्रक लगाने के लिए हमने किया क्या कि J बराबर W बाई Q, W का हो गया जूल, Q का हो गया कैलोरी, और हमने मात्रक यहाँ पे पुट कर दिया। समझ रहे बात को। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। जब इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, कहीं भी दिक्कत हो इस पूरे वीडियो में तो आप कमेंट करिएगा, लाइक करिए, इसको शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है आपका, इस पर हम लोग अब जो आगे नेक्स्ट करने वाले हैं ऊष्मा गतिकी में कार्य का व्यंजक कैसे निकालते हैं ये दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। इसको क्या कर दे, जूम कर दे, थोड़ा सा छोटा कर दे छोटू, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ओ सब तो ले ही चुके हो स्क्रीनशॉट तुम लोग, है ना, सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले चुके हो, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।